तो एथिक्स का हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया है पूरा। 5 तरीके की यूनिट हैं उसमें, और उन 5 यूनिट में पहली वाली यूनिट कौन सी है, मतलब 5 इकाई हैं और इकाई पूरी 5 हैं। और कितने अंकों की आती है पेपर में, ये 150 अंक का ये पेपर है। 150 अंक में पहली इकाई जो है वो है दार्शनिक विचारक। पहली वाली इकाई जो है वो दार्शनिक विचारक है। दार्शनिक विचारक का अध्ययन हम तीसरी इकाई के तौर पर करेंगे, पहले नंबर पर ये नहीं करेंगे। उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनाने पड़ते हैं, तो पहले आपको ये वाली इकाई नहीं पढ़ाएंगे। एक इकाई जो है वो वाली इकाई है जिसमें कि आपको अभिवृत्ति पढ़ाना है, जिसको अभिवृत्ति बोलते हैं या मनोवृत्ति बोलते हैं। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में एटीट्यूड कहा जाता है। एक तीसरा टॉपिक होता है जिसमें होता है अभिक्षमता एवं इससे संबंधित मूल्य, या इससे संबंधित, इसको बोला जाता है एप्टीट्यूड। तो ये एप्टीट्यूड है, ये तीसरा टॉपिक इससे रिलेटेड। एक टॉपिक भ्रष्टाचार का है, और अलग से एक टॉपिक केस स्टडी के अलावा एक टॉपिक अलग से जोड़ दिया गया है इसी में, जो कि अलग से था, अब इसी पे जोड़ दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब सब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं आया है सिलेबस में बदलाव के कारण, बस इसका सीक्वेंस में अंतर है। तो ये जो 150 अंकों का पेपर है, इसकी शुरुआत हम करेंगे सेकंड वाली यूनिट से। मतलब पहले यूनिट सेकंड पढ़ेंगे पूरी, और यूनिट सेकंड के बाद इसके बाद फिर अपन अभिक्षमता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सीधे दार्शनिक विचारक पढ़ेंगे। इन तीनों चीज़ों को जब हम मिला देंगे तो पता चलेगा कि एक बेहतर व्यक्तित्व और एक अच्छा आचरण कैसे हो सकता है। जो अच्छा आचरण करेगा वो सदाचारी हो जाएगा, जो बुरा आचरण करेगा वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। और यहाँ पर अच्छे और बुरे आचरण का मतलब क्या है कि भ्रष्टाचार, जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक शब्द आता है, वित्तीय भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब केवल पैसे का लेन देन का भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार का मतलब कोई भी बुरा आचरण जो है वो भ्रष्टाचार है। यदि मास्टर ने 9:30 बजे बुलाया है और आप 10:30 बजे आ रहे हैं तो ये घोर भ्रष्टाचार है, ये घोर भ्रष्टाचार है। हर व्यक्ति का एक धर्म होता है, और धर्म का मतलब हम बताते हैं कि धर्म का मतलब बाद में मजहब होता है। धर्म का पहला मतलब कर्तव्य होता है। एक शब्द नैतिकता होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है कि जब आप सरकारी अधिकारी, सरकारी सेवक बने तो आपके भीतर किस तरीके की वैल्यूज़ हों। जैसे कि हमारा एक अध्यापक का एक धर्म है। अध्यापक के धर्म का मतलब अध्यापक की पूजा पाठ अगरबत्ती नहीं, अध्यापक का क्या कर्तव्य है। और अगर अध्यापक अपने कर्तव्यों को ठीक तरीके से निभा रहा है मतलब वो नैतिक है, और यदि ठीक से नहीं निभा रहा है मतलब उसकी नैतिकता में प्रश्न चिन्ह है। उसी तरीके से विद्यार्थी का एक धर्म है, तो विद्यार्थी का एक कर्तव्य है, और यदि वो अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभा रहा है तो फिर विद्यार्थी की नैतिकता में प्रश्न चिन्ह है। और यदि नैतिकता में प्रश्न चिन्ह उठता है और यदि आप अपने कर्तव्य से जरा भी लेफ्ट राइट होते हैं, इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं। तो भ्रष्टाचार का बहुत संक्षेप मतलब वित्तीय भ्रष्टाचार नहीं होता। वित्तीय भ्रष्टाचार के मतलब अलावा सामाजिक भ्रष्टाचार, शैक्षणिक जीवन में भ्रष्टाचार, अध्यापन के जीवन में भ्रष्टाचार, वैवाहिक जीवन पे भ्रष्टाचार, कहीं पे भी भ्रष्टाचार हो सकता है। तो आपको टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं वो अभिवृत्ति से पढ़ाने वाले हैं। इतनी आसानी से ये समझ में आते नहीं हैं टॉपिक। बहुत मतलब ये विषय को क्या माना जाता है कि विषय को कठिन माना जाता है। विषय को कठिन इसलिए माना जाता है ये कि अब ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो है वो डायरेक्ट, हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक ऐसे विषय हैं जिनको हम मूर्त विषय कह सकते हैं। मूर्त का मतलब ये निकलता है कि जिनकी तस्वीर बनाई जा सकती है। बलबन हमको पढ़ाना है तो उसको तस्वीर बना करके बता देंगे कि हाथ में तलवार लिया है, एक हाथ में बम लिया है और ये जा कर के मारकाट करेगा। भूगोल पढ़ाना है तो हम उसमें मैपिंग के माध्यम से दिखा देंगे। लेकिन अभिवृत्ति एक अमूर्त विषय है, इसकी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। ये विषय, मूर्त विषय जो है वो बाहर का हिस्सा है और अमूर्त विषय अंदर का हिस्सा है। तो आपकी बॉडी के भीतर ये सब्जेक्ट निहित है। ये सब्जेक्ट को कोई ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट को हमको कोई अलग से दिखाना है। ये सब्जेक्ट तो आपकी बॉडी के अंदर है, इंस्टॉल्ड है। अब उसको हमको धीरे धीरे से बाहर निकालना है, और उसको बाहर निकालना है तो वो आपके अंदर है। अब हम बाहर निकालेंगे तो हम ये नहीं कि हम खींच के बाहर निकालेंगे, हम केवल पुश करेंगे। पढ़ाते वक्त हम उसको धक्का देंगे कि आपके दिमाग से इस तरीके की चीज़ें बाहर निकलें, और यदि ये चीज़ें बाहर निकलेंगी तो ये सब्जेक्ट आप बना पाएंगे। तो टॉपिक का नाम अभिवृत्ति है। तो अभिवृत्ति जो है ये यूनिट 2 में है, ये आपको पता है। आप पहले दिमाग में समझ लीजिएगा कि इससे रिलेटेड अभी कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड।
तो एक शब्द तो आप लोग एटीट्यूड सुनते रहते हैं अपनी रोज की दैनिक जिंदगी में, तो वो वाले एटीट्यूड का इस वाले एटीट्यूड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, या अगर थोड़ा बहुत है भी तो आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो एटीट्यूड और अभिवृत्ति बहुत दूर दूर का मतलब अभिवृत्ति और एटीट्यूड का अनुवाद तो यही है, लेकिन आप लोग जो शब्द सुनते हैं कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है या बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, उसको अभी आप बाहर छोड़ दीजिए। मैं नजर आ रहा हूं आप लोगों को? हाँ ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या आपके आवाज प्रॉपर है? ठीक। तो अभी देखिएगा अभिवृत्ति के बारे में, कि अभिवृत्ति के बारे में कुछ चीज़ें तो सिलेबस में डायरेक्ट दी हुई हैं। एक चीज़ तो ये दी हुई है कि अभिवृत्ति है क्या, इसकी डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाएगी। एक तो इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाएगी कि अभिवृत्ति की डेफिनेशन क्या है, या अभिवृत्ति क्या है, या अभिवृत्ति क्या है, इसी को आप ये कह सकते हैं कि अभिवृत्ति की परिभाषा क्या है, या अभिवृत्ति का अर्थ क्या है। एक शब्द ये है। तो एक तो ये पूछा जाता है 3 मार्कर में, तो 3 नंबर में ये होना चाहिए। आशीष थोड़ा सा इसको मैनेज करो, ये बहुत लाइट है, इनको नज़र नहीं आएगा। सेकंड नंबर पर देखिएगा, एक चीज़ अलग से दिया हुआ है सिलेबस में, और वो दिया हुआ है अभिवृत्ति के तत्व। तो अभिवृत्ति के तत्व या अभिवृत्ति के घटक क्या होते हैं, ये भी पेपर में आ सकता है। एक चीज़ और दी हुई है, और वो दी हुई है अभिवृत्ति से संबंधित अवधारणाएं। ये भी सिलेबस पे तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, और अभिवृत्ति से संबंधित अवधारणाएं। एक चौथे नंबर की चीज़ जो पेपर आपसे डायरेक्ट दी गई है, वो दी गई है कि अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। तो ये भी एक आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिवृत्ति के निर्माण के अलावा अभिवृत्ति के तत्व और घटक, अभिवृत्ति की अवधारणाएं, एक चीज़ अलग से और दी हुई है अभिवृत्ति की विशेषताएं, ये भी पेपर में आती है। और अभिवृत्ति निर्माण के बाद एक शब्द रहता है अभिवृत्ति परिवर्तन। तो अभिवृत्ति परिवर्तन ये भी सिलेबस में दिया हुआ है। यदि मैं बोलूं कि कौन सा हिस्सा कितने अंक में आएगा, तो यदि केवल ये पेपर में पूछा जाएगा पहला वाला, तो ये पूछा जाएगा पेपर में आपसे 2 अंक का, ये 2 अंक का आएगा। केवल इतना भर पूछ लेगा कि अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति के तत्व या घटक, तो ये आएंगे 7 अंक का। ये पहले 5 अंक का था, अब इसको 7 कर दिया है, तो अंतर कुछ खास नहीं हुआ है। अभिवृत्ति की विशेषताएं ये भर पूछी जाएगी तो ये 7 अंक की आएगी। अभिवृत्ति की अवधारणाएं अगर ये आएंगी तो ये सेपरेट 2 मार्क्स की आ सकती हैं। अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, ये आएगा 11 मार्क्स में। अब शायद ये 10 नंबर का हो गया है, अब ये 11 मार्क्स का पेपर में पूछा जाएगा। और अभिवृत्ति परिवर्तन जब भी पेपर पे आएगा तो ये भी 11 नंबर का होगा। इस पे ये भी देखना पड़ेगा आपको कि अभिवृत्ति परिवर्तन और इसके असफलता, मतलब किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति क्यों चेंज नहीं कर पाते, ये पेपर में आएगा। तो आने वाले मतलब यदि आज आपको यही पढ़ाते हैं ताकि ये विषय स्टार्ट हो जाए, और आने वाले टाइम पर आपको यही पढ़ना है। ये टॉपिक नंबर 1 है अभिवृत्ति। तो अभी तो आप इस शब्द का मतलब ही नहीं जानते हैं, लेकिन हमने आपको मोटे मोटे तौर पर यह बता दिया कि जब आप पढ़ रहे हों तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हों तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हों कि इतनी चीज़ों से आपका पेपर में बार बार सामना होगा, कॉन्सेप्ट से सामना होगा। ठीक है, विषय को कठिन बनाया जाता है, विषय कठिन है नहीं, और आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा कुछ भी। ठीक है, तो आपको यही पढ़ना है, बार बार हम इसी तरफ आपको लेते आएंगे। तो सबसे पहले अभिवृत्ति क्या होती है वो सब छोड़िए, पहले मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। पहले नंबर पर आप ये बताइएगा मेरे को, सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम लिख देता हूं मैं, सचिन तेंदुलकर। एक व्यक्ति का नाम लिख दे रहा हूं सचिन तेंदुलकर। एक व्यक्ति का नाम लिख दे रहा हूं ओसामा बिन लादेन। एक व्यक्ति का नाम है ओसामा बिन लादेन। अब तो ये है नहीं है। एक चीज़ लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, क्या, एक चीज़ लिख दे रहा हूं सिगरेट। एक चीज़ क्या लिख देता हूं मैं आपके लिए इसके अलावा, एक लिख देता हूं जबलपुर। एक जगह लिख देता हूं मैं आपको इस्लामाबाद। एक चीज़ लिख देता हूं इस्लामाबाद। एक चीज़ और लिख देता हूं मैं आपको, एक चीज़ लिख देता हूं जूते।
एक शब्द और लिख देता हूं आपके लिए मैं, जूते के अलावा। इस समय जो बाइडेन की मैडम का नाम क्या है? हाँ, जिन बाइडेन। जिन बाइडेन, एक और नाम लिख दिया मैंने, जिन बाइडेन। अब आप ही लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप ही लोग से पूछता हूँ, आप लोगों में से आपके उत्तर भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक सा जवाब देना जरूरी है। आप बताइए कि कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही आपके अंदर से सम्मान का भाव आया या अंदर से इज्जत जागी, और कौन ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि नहीं 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 क्या बोल दिया, अजीब सा, उल्टी ना हो जाए हमको। ऐसा किसको लग रहा है? किसको किसको लग रहा है कि सम्मान का भाव आ रहा है? सभी को सम्मान का भाव आ रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि काश मेरी जीवन की तमन्ना है कि एक बार इनसे मिलने का मौका मिल जाए, ऐसा भी है कोई? अच्छा, कोई ऐसा कि ऐसा लग रहा है कि अरे रे 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 किसका नाम ले लिया, सचिन तेंदुलकर, आज तो खाने तक में मन नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं लगा? चलिए ठीक है, इसका मतलब सचिन तेंदुलकर के लिए आप सबकी सहमति है कि आपके मन के अंदर से भाव अच्छा आ रहा है। चलिए ये बताइए, ओसामा बिन लादेन या कसाब, अभी कैसा भाव आया आपके दिल में? कैसा? गुस्सा आ रही है, गाली देने का मन हो रहा है? मन में दे लो कोई ऐसा जिसको ये अच्छा लग रहा हो। ओसामा बिन लादेन अच्छा नहीं लगा, यही वाला भाव आया, एकदम यही वाला आया। अच्छा बताइए, सिगरेट के प्रति कैसी अभिवृत्ति आ रही है? सिगरेट कैसी आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव आ रही है, लेकिन ये तो किसी के लिए पॉजिटिव भी होगी। कोई इसी का आदी है तो उसको तो लग रहा होगा कि बीच में 2 मिनट का भर ब्रेक दे दो। क्या लग रहा होगा? केवल 2 मिनट का ब्रेक दे दो, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो 2 मिनट का ब्रेक वाला आदमी भी अच्छे से जानता है कि सिगरेट पीने से त्वरित सुख तो मिलेगा, अल्पकालिक सुख जरूर है, दीर्घकालिक रूप से आपके फेफड़ों को वो खोखला कर रहा है, ये वो जान रहा है। इसका मतलब उसको त्वरित रूप से तो पॉजिटिव आया, लेकिन जब सिगरेट के पैकेट को वो देखा तो उसमें इतनी खूंखार तस्वीर बनी रहती है कि वो यदि देख लो तो वाकई खाना ना खेले। तो इंसान ना उसको जल्दी से जब पैकेट खोलता है ना तो ऐसा करता है, आंख बंद करके वो जल्दी से निकाल के ऐसा जेब में डाल लेता है या उसको वापस कर देता है। जबलपुर के बारे में कैसा ख्याल आ रहा है? जबलपुर, मोहब्बत का शहर, नर्मदा नदी का शहर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इस्लामाबाद अभी कैसा लग रहा है? इस्लामाबाद घूमने जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? चलिए ठीक है, आप लोग की बात मान गए। अच्छा, जूते के बारे में कैसा आ रहा है? जूते के बारे में कैसा आ रहा है? अगर पैर में हो तो अच्छे, और गाल में हो तो, अगर पैर में पहनना ही हो, अगर धारण ही करना हो तो बहुत अच्छे, और यदि ऐसा लग रहा हो कि हमारी तरफ आ रहा है, कोई फेंक के दे रहा है और हम ऐसे बिल्कुल ऐसा बचा रहे हैं अपने आप को, तब वो जूता जूता रह गया क्या? तो इसका मतलब ये तो अजीब तरीका। अच्छा, जिन बाइडेन के बारे में कैसा भाव आ रहा है आपके बारे में? जिन बाइडेन, जिन बाइडेन के बारे में कैसा भाव आ रहा है? या हंगरी की एक महिला राष्ट्रपति हैं, आप जिनका नाम भी नहीं जानते, कुछ नाम है उनका, कैटलिन करके कुछ है नाम, जो भी नाम है, उनके बारे में कैसा भाव आ रहा है? जब जिसके बारे में पता ही नहीं तो क्या बता दे? अब जिन बाइडेन से न मिले, न सुने, न जाने, न गाए, तो भाव कहां से आएगा? तो बेसिकली अभिवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होने वाला भाव है। अभिवृत्ति आपके उत्पन्न होने वाला भाव है, और ये भाव किसी व्यक्ति को लेकर के भी हो सकता है, ये किसी व्यक्ति को लेकर के भी हो सकता है, ये किसी वस्तु को लेकर के भी हो सकता है, ये किसी स्थान को लेकर के भी हो सकता है, ये पुनः किसी वस्तु को लेकर के हो सकता है। अच्छा, एक चीज बताइए, इसको लेकर के कौन सा आया? जन्मोत्सव। जन्मोत्सव के लिए कैसा भाव आया आपके मन में? जन्मोत्सव के कारण कैसा भाव आया? अच्छा आया। ये किसी परिस्थिति के विषय में भी हो सकता है, जन्मोत्सव। बकरीद के बारे में कैसा आया? बकरीद के बारे में कैसा ख्याल आ रहा है? नेगेटिव, कुछ का नेगेटिव आएगा, जबकि मोहम्मडन कम्युनिटी का यदि कोई व्यक्ति होगा तो उसमें पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अभिवृत्ति आपके मन के अंदर का भाव है, और ये भाव किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी परिस्थिति के विषय में आ सकता है। लेकिन जूते, झाड़ू, ब्रश, इनके प्रति क्या भाव आएगा? ये भाव ऐसे, इनके प्रति भाव आने का मसला ही नहीं। इनको हम दिमाग के लेवल तक लेकर के नहीं जा सकते कि इनके प्रति हम कैसे भाव बना लें। इसका मतलब अभिवृत्ति में भाव आना जरूरी है।
और वो भाव किसी व्यक्ति के लिए आ सकता है, किसी वस्तु के लिए आ सकता है, किसी स्थान के लिए आ सकता है, किसी परिस्थिति के लिए आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रत्येक चीज के लिए आ जाए। जूते और ब्रश के लिए क्या भाव आएगा? जरूरी है कि वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित हो। किसी मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होंगे तभी भाव क्रिएट होगा। इसका मतलब अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति भाव से रिलेटेड है, और अभिवृत्ति भाव से रिलेटेड है किनके प्रति भाव? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति आदि के बारे पे। लेकिन क्या प्रत्येक नहीं, वही वाली कैटेगरी के जो कि मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित हैं। लेकिन भाव कैसे कैसे आ सकते हैं? सचिन तेंदुलकर में भाव आया सकारात्मक, उसामा बिन में भाव आया नकारात्मक, सिगरेट में आया ना पीने वाले के लिए नकारात्मक, पीने वाले के लिए सकारात्मक भी आ सकता है, जबकि पढ़ा लिखा आदमी हो तो उसके लिए सॉरी जो पीने वाला व्यक्ति है उसके प्रति सकारात्मक आ सकता है, और सकारात्मक के अलावा उसको कौन सा होगा? नकारात्मक भी आएगा। जबलपुर के लिए आपका सकारात्मक आया, इस्लामाबाद के लिए नकारात्मक आया, बिन लादेन के लिए कोई आया ही नहीं, सॉरी ये जिन बाइडेन के लिए कुछ आया नहीं। इसका मतलब फिर से अभिवृत्ति आपके मन के अंदर का भाव है। यह भाव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति के कारण हो सकता है, लेकिन यह चीज अनिवार्य रूप से मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होना चाहिए। और ये भाव सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको हो सकता है सिगरेट के प्रति नकारात्मक भाव बहुत बड़ा हो, सकारात्मक बहुत ही कम हो। वो कह ले कि अब होता है तो होता है, आज तो पी लें, बहुत टेंशन तनाव है, आज तो बिल्कुल पीना ही पड़ेगा, ये वाला भाव है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि नकारात्मक 80% हो, लेकिन 20% सकारात्मक भी हो। इसका मतलब सकारात्मक भी बन सकता है, नकारात्मक भी बन सकता है। इस पे बोलेंगे कि नकारात्मक ज्यादा, सकारात्मक कम। इसका मतलब नकारात्मक सह सकारात्मक भी हो सकता है। पहले कौन सा शब्द आ जाएगा? नकारात्मक, सह सकारात्मक। जबकि कुछ वाले व्यक्ति का पॉजिटिव इतना बड़ा हो कि सिगरेट वाओ कैंसर होता है, ओ माय गॉड, ये वाला भाव होता है, मुझे नहीं होगा, तो उसके लिए सकारात्मक बहुत बड़ा, नकारात्मक बहुत भी छोटा। तो जब बड़ा सकारात्मक का वेटेज है तो इसको क्या कहेंगे? सकारात्मक सह नकारात्मक। और जब नकारात्मक बड़ा हो तो क्या बोलेंगे? नकारात्मक सह सकारात्मक। और ये वाला एक भाव है, ये तो नकारात्मक ही है। जबकि जिन बाइडेन, जिनको आप जानते ही नहीं हो, इनके प्रति कोई भाव आने का सवाल ही नहीं है, इसलिए इस भाव को बोलते हैं तटस्थ भाव। इसको क्या बोलते हैं? तटस्थ भाव। तो भाव कितने तरीके के आ सकते हैं? या तो सकारात्मक, और ऐसा भी हो सकता है भयंकर सकारात्मक। जैसे किसी की कोई क्रिकेट का प्रेमी है, उसको सचिन तेंदुलकर से अच्छा इस संसार में कोई नहीं लगता। वो कहता है दुनिया में दो ही चीज अच्छी लगती है मेरे को, मेरी माँ और सचिन तेंदुलकर, या मेरे माँ बाप और सचिन तेंदुलकर। संगीत की दुनिया का कोई जानकार है या संगीतज्ञ है, उसको लता मंगेशकर के अलावा कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही वस्तु के प्रति, तो देखिए, सकारात्मक भर ना हो बल्कि घनघोर सकारात्मक हो, भयानक सकारात्मक। तो भाव कौन कौन से बन सकते हैं? या तो सकारात्मक, या तो नकारात्मक, या तो सकारात्मक सह नकारात्मक, या तो नकारात्मक सह सकारात्मक, या एक और भाव कौन सा है? तटस्थ भाव। लेकिन बन किस किस के लिए सकते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति। लेकिन क्या प्रत्येक नहीं, जो मनोवैज्ञानिक विषय से रिलेटेड हो। तो फिर अभिवृत्ति, तो फिर अगर अब आपको मैं वापस लेकर के चलूं और ये बोलूं कि आपको बताना ये था कि अभिवृत्ति क्या है, तो अभिवृत्ति क्या है यदि ये आएगा तो अब आप क्या लिखेंगे? अभिवृत्ति की डेफिनेशन। रटने को कोई नहीं रट सकता, ये विषय की इतनी ही कहानी है, इस विषय को कोई रट नहीं सकता, इसलिए इस विषय के मास्टर अवेलेबल नहीं होते। फिर वो काम चलाओ टालम टोल मामला होता है। लेकिन आप चिंता नहीं करिएगा, पूरी अभिवृत्ति, पूरा एथिक्स आपकी मुट्ठी में ऐसा होगा, ऐसा, और लगेगा कि इसको भी रिवाइज करना है क्या, ये तो इंस्टॉल है दिमाग में। तो थोड़ा उसके लिए लेकिन क्या चाहिए? उसके लिए डेली का रिवीजन चाहिए। और क्लासेस तो अब रिकॉर्डेड भी हैं, तो जहाँ लगे वहाँ ठहर के सुन लो एक बार और प्रवचन। लिखना कुछ नहीं है, सब नोट्स दे देंगे, दिमाग पूरा यहाँ पर लगाइएगा, ठीक है। तो अभिवृत्ति की अब आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि अभिवृत्ति क्या है। तो अभिवृत्ति क्या, तो आप कहिएगा अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति के प्रति
सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक सह नकारात्मक, नकारात्मक सह सकारात्मक अथवा तटस्थ भाव की उपस्थिति है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, रुकिएगा, जो मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित हो। एक शब्द क्या है? जो मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित हो, उसके प्रति हमारे भाव जो कि सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक सह नकारात्मक, नकारात्मक सह सकारात्मक और तटस्थ भाव की उपस्थिति को दर्शाता है, यह हमारी अभिवृत्ति कहलाती है। सेकंड नंबर की बात अगर हम आगे चलें तो देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति की अभिवृत्ति, जैसे हम आप लोगों की तुलना में, हम बचपन में क्रिकेट खेले, हम क्रिकेट के शौकीन रहे हैं, लेकिन कोई लड़की है जो क्रिकेट से दूर है तो उसकी अभिवृत्ति भी क्रिकेट के प्रति होगी, लेकिन बहुत हल्का सा पॉजिटिव होगी। तो एक ही वस्तु के प्रति दो लोगों की अभिवृत्ति सकारात्मक हो सकती है, लेकिन तीव्रता में अंतर हो सकता है, उसके वेटेज में अंतर हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लंबे समय तक मेरी अभिवृत्ति क्रिकेट के प्रति बहुत पॉजिटिव रही, लेकिन मेरा क्रिकेट में नंबर नहीं लगा, और उसके बाद एक दिन मुझे फुटबॉल खेलने का मौका मिला और फुटबॉल में मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया। तो ऐसा हो सकता है कि अचानक से मेरी अभिवृत्ति में फेरबदल हो गया, अब अभिवृत्ति फुटबॉल के प्रति तो पॉजिटिव हो गई, क्रिकेट के प्रति नकारात्मक होती जाएगी, या ये घटते घटते धन होते 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 ये छोटा बनेगा और छोटा बनेगा, और फिर पता नहीं, और फिर ये हो जाएगा, और फिर ऐसा हो जाएगा, ये नकारात्मक ही हो जाएगी। आमतौर पर अनुसंधान ये बताते हैं, और हमने भी जितना अनुसंधान किया अपने स्तर पर, हमने ये देखा है कि कोई फुटबॉल प्रेमी है या कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है, वो क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहता क्रिकेट की बात भर मत करना, हॉकी वाला बोलेगा तुम क्रिकेट की बात मत करना। उस खेल को पता नहीं क्यों लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं। हॉकी की टीम वर्ल्ड कप जीतेगी तो पेपर भर में पढ़ोगे, क्रिकेट की टीम वर्ल्ड कप जीतेगी तो ऐसे जैसे बैंड बाजे बज रहे हैं ये बजना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसका मतलब, ये चालू भी हो गए, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि किसी भी व्यक्ति की जो अभिवृत्ति रहती है वो स्थायी नहीं रहती है। व्यक्ति की अभिवृत्ति का निर्माण ही कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हित के कारण संभव है, कि उसमें उसका कितना हित छुपा है, कितना लाभ छुपा है। वो लाभ, भाई हॉकी वाले को आर्थिक लाभ भले ही मिल जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा तो नहीं मिलती जो सामाजिक लाभ मिलना चाहिए। कहाँ लोग इतना, अभी क्रिकेट के कप्तान कौन है, पूरे 11 के नाम बता देंगे। अभी बोल दें हॉकी के 3 खिलाड़ी बताओ, तो पहले तो हॉकी के 3 खिलाड़ी, कौन से 3 खिलाड़ी? हॉकी के 3 खिलाड़ी वही जो स्पीडी में पढ़ लिए होंगे, एक आध दो को मिल गया होगा अवार्ड वगैरह, बाकी सब। तो इसका मतलब इस पे चेंजेस हो सकता है। और व्यक्ति की अभिवृत्ति, अच्छा अब एक बात की चीज़ बताइए, मैंने अगर आपसे पूछा कि अभिवृत्ति के बारे पे एक चीज़, कि आपकी अभिवृत्ति पाकिस्तान के प्रति कैसी है, पाकिस्तान के प्रति अभिवृत्ति कैसी है आपकी, बताइए। हाँ, घोर नकारात्मक, भयानक नकारात्मक। लेकिन यदि आपके घर के ही 2 साल के बच्चे से यदि मैं पूछ लूं कि 2 साल का बच्चा तू बता दे कि पाकिस्तान कैसा, वो क्या जवाब देगा इसका? वो बोल देगा कहना का चाह रहा है तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, मेरे से क्या पूछ रहा पाकिस्तान। 2 साल का बालक, वो तो कुछ भी, वो बोल देगा पाकिस्तान जिंदाबाद, उसको क्या दिक्कत है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति पर ये याद रखिएगा कि क्या अभिवृत्ति आप लोगों को पैदाइश में मिल गई है कि अभिवृत्ति को आपने सीखा है इसी समाज से? इसका मतलब सीखा है, इसका मतलब विभिन्न व्यक्तियों की अभिवृत्ति सकारात्मक होने के बाद भी उसमें अंतर हो सकता है, और वो अंतर कहाँ का है? तीव्रता का। सेकेंड नंबर पर अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, अपेक्षाकृत स्थायी रहती है लेकिन परिवर्तन हो सकता है, और इस परिवर्तन के कारण भी है कि आपके उसमें हित टकराने लगे। अगर आपके ही कोई पर्सनली हित टकराने लगे तो अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है। तीसरी नंबर की बात, यह बात तो तय है कि अभिवृत्ति जन्मजात तो बिल्कुल नहीं होती, अभिवृत्ति जन्मजात तो नहीं होती, लेकिन अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, बल्कि अभिवृत्ति का निर्माण समाज हमको करवाता है। हम समाज से सीखते हैं, अपने जीवन के तजुर्बे से सीखते हैं, हम जीवन के अनुभव से सीखते हैं। इसलिए तो कोई बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उस पैदा होने वाले बच्चे की अभिवृत्ति बिल्कुल नहीं बनी। एक और चीज बताइएगा, चौथे नंबर की बात, तो
तो अभिवृत्ति की यदि विशेषताओं की बात करें, यदि हमने आपको एक चीज बताई थी कि अभिवृत्ति की विशेषताएं नाम की भी कोई चीज होती है, तो अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं कि अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, अभिवृत्ति का आनुवांशिक कारकों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जरूरी थोड़ी है कि तेंदुलकर का लड़का ही तेंदुलकर बन जाए, यह अलग बात है कि घसीट के उसको क्रिकेट खिलाया जाएगा, लेकिन वो उतना सफल क्रिकेटर बन जाए इसकी संभावना बहुत ही न्यून है। विरले ऐसा हो सकता है, ऐसे मामले मिल सकते हैं कि बेटा बाप से आगे निकल जाए, लेकिन ऐसा होने की संभावना दशमलव में है। इसका मतलब अभिवृत्ति जो होती है वो जन्मजात नहीं होती, अभिवृत्ति का आनुवांशिक कारकों पर प्रभाव नगण्य होता है, अभिवृत्ति सामाजिक अनुभव से सीखी जाती है। यही बात है कि एक बच्चे की अभिवृत्ति किसी विषय के प्रति कुछ होती ही नहीं है और एक वयस्क की अभिवृत्ति उसी विषय के बारे में कुछ ना कुछ होती है। अभिवृत्ति के कई पक्ष शामिल होते हैं। अभिवृत्ति अनिवार्यतः मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होती है और अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव है, जबकि अभिवृत्ति एक दूसरे से टकराए। लेकिन ये वाली बातें तब तक सही थीं जब तक कि अभिवृत्ति के बारे में हमने कुछ उदाहरण ध्यान नहीं किए। लेकिन अब एक खतरनाक चीजें देखने को मिल जाती हैं। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर, वो भी संगीत की दुनिया के जबरदस्त। उनका नाम लता, उनकी बहन का नाम आशा, वो भी जबरदस्त सिंगर। उनके बाद अगर कोई होता, या उनकी, वो लोग 4 बहनें हैं शायद, लता और आशा में हो सकता है 3-4 जितनी भी हों, तो उषा भी है एक, उषा मंगेशकर। सभी की सभी लोग गायिका हैं, और या लता जी तो अब नहीं रही, लेकिन सभी की सभी लोग संगीत की दुनिया में अपना सिक्का, अपना वो जो प्रभाव होता है, जो अपनी छाप, अपनी धाक होती है, वो छोड़ के गई। इसका मतलब ये निकलता है कि कुछ विषय संगीत के प्रति, देखिए संगीत के प्रति यदि सबकी अभिवृत्ति पॉजिटिव नहीं होती तो ये लोग इतने सफल कलाकार नहीं हो सकते थे। इसका मतलब, और इन सब की, ये तीनों बहनों को, लता हो, उषा हो, या एक और नाम क्या बताई, आशा, और इनके पिता का नाम क्या था, दीनानाथ। तो इसका मतलब ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ बात तो ऐसी है जो तीनों बहनों पे संगीत के लिए इनको आकर्षित, खींच के लेकर के गई, इसके प्रति ये आसक्त हुई, आकर्षित हुई, और ये लोग सीखी। देखिए, जब व्यक्ति किसी चीज को काम चलाऊ स्तर में करता है तो इतने ऊंचे ओहदे पे नहीं आ सकता जब तक कि व्यक्ति भीतर से उसके लिए डेडिकेटेड ना हो। भीतर से जब व्यक्ति डेडिकेटेड होगा, और भीतर से डेडिकेटेड तभी होगा जबकि उसकी अभिवृत्ति उस चीज के लिए पॉजिटिव हो, उसको करने में अच्छा लगता है। तो यदि ये लोग इतनी सफल कलाकार रही हैं तो इसका मतलब इतनी सफलता डेडिकेशन से मिली है, और इतना डेडिकेशन कर इसलिए पाए क्योंकि संगीत के प्रति इनकी अभिवृत्ति क्या थी, पॉजिटिव। इसका मतलब यदि यह कहा जाए कि अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, वो इन वाले मामलों पर ठहरा देती है, और यह कहना पड़ता है कि कुछ मामलों पे अभिवृत्ति जन्मजात भी हो सकती है। आनुवांशिक कारणों का यूं तो प्रभाव अभिवृत्ति पर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ मामलों पर अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। और विशेषतः कला से संबंधित मामले पर, संगीत में पूरी पीढ़ियां संगीत की निकाल, संगीत के घराना बनते हैं। एक तबला बजाता है तो बेटा भी तबला बजाता है, तो उसके आगे वाले सब तबला वादक, ले तबला वादक। फिर ये ऐसा क्या हो गया अचानक? तो इसका मतलब आर्ट से रिलेटेड, कला से संबंधित जब भी मसले रहेंगे तो इन मामलों पर अभिवृत्ति का आनुवांशिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं, यही बार बार आपको घुमाते रहेंगे पूरी अभिवृत्ति में। आपको अभिवृत्ति के बारे में अभी ये शब्द आएगा जीवन में, तो जीवन में ये शब्द आएगा तो बहकना नहीं है। ये जितना कह दिए इसको इंस्टॉल करो, दिमाग में इतना सुने हो, कंट्रोल करो, एस दबाओ, सेव करो, कंट्रोल और एस, सेव करो दिमाग में। क्या हुआ, दुखी क्यों हो तुम? कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मैं बैठा हूँ, दिक्कत हो तो बता देना, किसी को उठाना है, किसी को उठवाना है, सब इलाज, ठीक है? इतना याद रहेगा। तो अभिवृत्ति ये सब कहलाती है। अभी देखिएगा इसकी परिभाषा और अर्थ। परिभाषा तो आप लोग खुद बता देंगे, एक वैज्ञानिक का, एक मनोवैज्ञानिक का नाम बोल रहे हैं हम अपनी जबान से, और उसी को कोड करके परिभाषा आपको बताना चाहिए। उस वैज्ञानिक का नाम है और उस वैज्ञानिक ने परिभाषा दी है। ये विषय बहुत पुराना नहीं है, मुश्किल से 70-80 साल पुराना है। विषय के लिए ये आयु बहुत ही छोटी है,
व्यक्ति के लिए लगता है 70-80 साल बहुत ही पुराना है, 70-80 साल। 70-80 साल विषय के लिए क्या हो सकता है भाई? इतिहास तो हजारों साल पुराना है, भूगोल तो करोड़ों साल पुराना है, सापेक्षिक रूप से ये कितना पुराना है? 60-70 साल, 80 साल। एक व्यक्ति की आयु, एक विषय की आयु और एक राष्ट्र की आयु में अंतर होता है। जब कह देते हैं कि 75 साल हो गए हमने कुछ नहीं पाया, अरे बाबू 75 साल पहले के भारत जिस जगह पे तुम पढ़ रहे हो, यहाँ झाड़ और झंकार थे, यहाँ नाला था। एक राष्ट्र की आयु 75 साल बचपना है, वयस्कता है। अभी कोई ऐसी उम्र नहीं है 75 साल आज़ादी के बाद की। एक व्यक्ति को तो अपना विकास करना है, राष्ट्र को तो चारों तरफ लेकर के चलना है ना। तो एक व्यक्ति की आयु कम। जब एक बार यूपीएससी पे सवाल आया था कि 75 साल में हमने क्या पाया, तो उसका मतलब ये था कि खूब बुराई लिख करके आ जाओ, हमने कुछ नहीं पाया, हमारे यहाँ गरीब हैं, हमारे यहाँ भूखे हैं, हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ। अरे ढोर, उस पर आपको ये कहना था कि हमने 75 साल में क्या क्या नहीं पाया। क्या नहीं पाया? कितने आईआईटी थे, कितने आईआईएम थे, कितनी रेल की पटरियाँ थीं, कितनी सड़कें थीं, कितने अस्पताल थे, कितनी मृत्यु दर थी, कितनी मातृ मृत्यु दर थी, कितनी शिशु मृत्यु दर थी, कितना साक्षरता था, कितनी महिला साक्षरता थी। और अब के आंकड़े, तब तो हम इस मोहल्ले से उस मोहल्ले नहीं जा सकते थे। अभी चांद में गए हैं, चांद को देख के आए हैं, निहारे हैं, करीब से देखे हैं। अपने 2 लोग वहीं पे बैठे हुए हैं, प्रज्ञान लोग बैठे हैं, आदमी नहीं बैठा है। दो उपकरण और क्या चाहिए? और 75 साल में यदि इतना, तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि थोड़ा सा अगर थोड़ी और मेहनत की जाए तो परिणाम कुछ और हो। आशावादी रवैया, निराशावादी नहीं, आशावादी, कि अगर इतने से इतना मिल गया तो जैसे अपने यहाँ पे बचपन में अपनी माएँ कहा करती थी कि हमारा लड़का तो बिना ही पढ़े 65% लाता है, जिस दिन ये पढ़ ले ना तो दिमाग तो ऐसा है कि ये सीधे 101% लाएगा। पेपर में क्या आएगा इसका? 101% आएगा। ये कॉन्फिडेंस है। ये लड़के को लगता है आए इतना टैलेंट है मेरे में कि हमारा लड़का बिना पढ़े कितना पढ़ता ही नहीं है, उसके बाद कितने आया 65, और फर्स्ट रैंक वाले के 85, और हमारा लड़का बिना पढ़े 65, और वो 24 घंटे साल भर से पढ़ रहा तो उसके कितने 85। तो एक दिन अगर हमारा लड़का 20 दिन पढ़ लेता तो आ जाता 85, और साल भर पढ़ लेता तो उसके परसेंट कितने रहते 185। आशावादी, ऐसे लड़के को मोटिवेट, और ये मोटिवेशन करना भी चाहिए, ये वाला मोटिवेशन बहुत जरूरी भी है। बचपन के टाइम पर यही, अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसे ही बोला जाता है साधनात्मक मोटिवेशन, कि जब व्यक्ति को किसी चीज को लेकर के प्रशंसा और पुरस्कार दे दो तो उसके कारण उसके मन के अंदर से एक मोटिवेशन आता है। और बचपन में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है कि लड़का इनाम जीता, मिला कुछ नहीं, गोल्ड मेडल मिलता है, गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल कितना रहता है? 5 रुपया की बिस्कुट आती है, देखते हैं ना उसमें रंग, कई दिन तो यही समझता रहता है कि ये सोने का है, लेकिन वो केवल एक प्रतीक है। और लड़का उसको गले में लटकाए हुए ऐसा जब लहरा के आता है, ऐसा वो कहलाता है इंटरनल मोटिवेशन। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद वो आग लगाने के लिए तैयार। तो ये देखिएगा वापस एक चीज, अभी आपको अभिवृत्ति की परिभाषा, तो अभिवृत्ति की परिभाषा जिस व्यक्ति ने दी है उसका नाम मैं बता दे रहा हूं। 1946 में दी है। एक तो उन्होंने दी है 1946 में, और उस व्यक्ति का नाम याद रख लीजिएगा। उस व्यक्ति का नाम है थर्स्टन। क्या नाम है? थर्स्टन। नाम याद रखने वाला यही बस है, बाकी तो सब आपको याद है, आप चिंता नहीं करिएगा। और थर्स्टन यही कहते हैं, आप ही की परिभाषा कहते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित है जिसपे उसके प्रति सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक से नकारात्मक, नकारात्मक से सकारात्मक या तटस्थ भाव पैदा होता है। उन्होंने तटस्थ भाव का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हमने आपको अतिरिक्त से दिया है, ठीक है, अतिरिक्त से दिया है, और इस शब्द को आप समझ जाइए कि तटस्थ भाव पैदा हो सकता है। अर्थ यही कहलाता है। और अर्थ क्या कहलाएगा? तो अर्थ आप बता देंगे किसी भी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के प्रति उत्पन्न होने वाला भाव। तो ले देकर के इस वाले हिस्से से कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी अभिवृत्ति की विशेषताएं बताएंगे, लेकिन अभी अभिवृत्ति के तत्व या घटक। तो आशीष इसको थोड़ा पॉज करो। अभिवृत्ति के तत्व और घटक आपको बता रहे हैं हम 1 मिनट के बाद। थोड़ा माहौल जमा लें।